हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर सेक्शन 313 को, यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अंदर आज हम लोग धारा 313 को समझेंगे। ये धारा 313 जो है डील करती है पावर ऑफ एग्जामिन द एक्यूज्ड, यानी किस तरीके से अभियुक्त का परीक्षण होना है उसके पावर के ऊपर ये डील करता है। अब इस सेक्शन को हम लोग थ्योरेटिकली भी समझेंगे और प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि कब ये सेक्शन जो है पिक्चर में आता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सेक्शन जो है कब न्यायालय की कोर्ट की प्रक्रिया में कब ये पिक्चर में आता है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11। और अगर आप मुझे कॉल करके बात करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर के थ्रू आपकी कोई क्वेरी है, तो मेरे लेक्चर से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपकी, या आप घर में बैठ के किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल मी 4 ऐप के थ्रू। कॉल मी 4 ऐप पे मेरी आईडी है नजीब खान @CM4, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, अगर कोई साइट पे मिलेंगे भी तो वो आपसे पैसे मांगेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। अब देखिए सेक्शन 313 जो है सीआरपीसी का, इसको हम इस हिसाब से समझाएंगे कि अगर आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे या हम आपको एक टेक्निक बता देंगे कि आप कोई भी सेक्शन सीआरपीसी का पढ़ेंगे या और कोई सी सेक्शन जो है सीआरपीसी के जो इससे जुड़े हुए हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप से ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि कोर्ट में इसका इस्तेमाल कब होता है, ये कब पिक्चर में आता है। जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, अगर आप उसी टेक्निक से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप से समझ में आने लगेगा उस सेक्शन का इस्तेमाल। अब जैसे देखिए सेक्शन 313 क्या कह रहा है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपियरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। अब आपको यहाँ पे 3 चीजें मिली होंगी, एवरी इंक्वायरी और ट्रायल। एक चीज़ मिली इंक्वायरी, दूसरी चीज़ मिली ट्रायल और तीसरी चीज़ मिली अक्यूज्ड। तो अब इतनी चीज़ आपको जैसे ही पता चली, अब फौरन आपको सारी चीज़ ध्यान में रिकॉल कर लेना चाहिए कि अगर ट्रायल और इंक्वायरी की बात हो रही है, इसका मतलब जो है प्रोसेस कहाँ पे पहुँच चुका है। जैसे अगर हम लोग एकदम बिगिनिंग से शुरू करें, एकदम शुरुआत से देखें, तो एफआईआर हुआ धारा 154 में, पुलिस ने जांच करा, जांच करने के बाद जो अभियुक्त को एग्जामिन किया जाता है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सेक्शन 161 में उनका बयान लिया। उसके बाद जांच पड़ताल सब कुछ करने के बाद धारा 173 में पुलिस ने जो है अपनी रिपोर्ट कोर्ट के पास भेज दी, मजिस्ट्रेट को भेज दिया। धारा 173 में, जिसको चार्जशीट भी हम लोग कहते हैं, तो उस धारा 173 में पुलिस ने जांच करा कि कौन अभियुक्त बन रहा है, कौन अभियुक्त नहीं बन रहा है, क्या क्या पुलिस ने जांच करके पाया, उसको धारा 173 में पुलिस ने कोर्ट के पास भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे वर्ड ट्रायल का नाम आ रहा है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी कई वीडियो में कवर कर चुके हैं कि ट्रायल देखिए तभी शुरू होता है जब अक्यूज्ड पिक्चर में आता है। देखिए अभी पुलिस जांच कर रही थी, तो अभी तो पुलिस ने सबको बुलाया, जांच वाच किया, अभी अक्यूज्ड पिक्चर में नहीं आया। अब जब कोर्ट के पास चार्जशीट पहुंची, अब कोर्ट ने सम्मन करके बुलाया किसी को, आप मेरे पास हाजिर हों। उसके बाद तक भी जो कोर्ट में जो अभियुक्त हाजिर हुआ है, कोर्ट है उसको डिस्चार्ज कर सकती है, क्योंकि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। अब कोर्ट जो है उसको परमिशन देती है कि हाँ अपीयर हो, पूछती है उनसे, बातचीत करती है। उसके बाद जब कोर्ट को लगता है कि हाँ केस बन रहा है, तो हमने ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, ट्रायल ऑफ वारंट केस सेक्शन 228, 240, इन सब जगह पे ये चीज़ बताया था कि कोर्ट जो है उसके बाद चार्ज फ्रेम करती है। मतलब अब कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति जो है अभियुक्त है, ये इस मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो है केस के अंदर शामिल है, तो कोर्ट जो है उसके बाद चार्ज फ्रेम करती है। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद जो अक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, अब वो डिस्चार्ज नहीं होगा, अब वो एक्विट होगा। मतलब कि अब पूरा ट्रायल चलेगा। अभियोजन पक्ष जो होगा उसको सुना जाएगा, प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा, उनके गवाह आएंगे उनको सुना जाएगा। उसके बाद इनसे कहा जाएगा कि आप अपने डिफेंस में आइए, आप अपने डिफेंस में क्या कहते हैं। उसके बाद इनको सुनने के बाद जो है ये डिसाइड होगा कि इनको कॉन्विक्ट करना है कि इनको एक्विट करना है। जैसे ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर हमने बताया था सेक्शन 228 में चार्ज फ्रेम हो रहा है। फिर उसके बाद ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल ऑफ वारंट केस 240 के अंदर बताया था।
तो अब ये चीज आपकी क्लियर हो गई इन तीन चीजों से कि अगर ट्रायल का वर्ड इस्तेमाल हो गया है तो इसका मतलब एफआईआर हुई, जांच हुई, पुलिस रिपोर्ट लगा चुकी है, धारा 173 में मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, अब ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रायल का नाम कहा जा रहा है तो इसका मतलब ट्रायल शुरू हो चुका है। तो एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि ट्रायल शुरू हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर कहा गया है अक्यूज्ड। अक्यूज की बात करी गई तो इसका मतलब कि यहाँ पे विटनेसेस की, गवाहों की बात नहीं हो रही है, अक्यूज की बात हो रही है, यानी जो चार्जशीट में अभियुक्त बना है उसकी बात कही जा रही है। तो अब आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अगर आपको ये सारे प्रोविजन याद है, ये डाउट आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि ये जो सेक्शन है 313 कब पिक्चर में आता है। अब इसके बाद दो पॉइंट देखिए ये क्या कह रहे हैं 313 के। इसका पहला पॉइंट कह रहा है सेक्शन 313 1A कि अब जैसे कोर्ट के सामने कोई ऐसे एविडेंसेस आए, कुछ ऐसे साक्ष्य आए, पुलिस की रिपोर्ट से ऐसे मिला कि फला अभियुक्त के अगेंस्ट जो है कुछ चीज़ें मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है, उसके घर में चोरी का सामान मिल गया या उसके घर में बंदूक मिल गई। अब जब उसके घर में बंदूक मिली, बंदूक प्राप्त हुई, उसके घर में चोरी का सामान मिल गया, तो ये जो चीज़ उसके अगेंस्ट है ना, ये उसके अगेंस्ट है, तो कोर्ट उसको परमिशन देता है उसी अभियुक्त को कि तुम इसको एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे घर में कैसे निकल आई। तो 1 का ए कह रहा है मे कोर्ट मे एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे, विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज पुट सच क्वेश्चंस टू हिम एज द कोर्ट कंसिडर नेसेसरी। अब ये कह रहा है कि अब अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज पे लगता है, यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिएशन के ऊपर है, ये इसके 1A में कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिएशन है, कोर्ट के विवेकानुसार, न्यायालय के विवेकानुसार न्यायालय को कभी भी लगता है तो वो अभियुक्त को इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 313 के अंदर एग्जामिन कर सकता है। उसके पास वो सवालों को पूछ सकता है जो उसके अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग है, यानी जो उसके अगेंस्ट मिल रहे हैं। तो इस सेक्शन 313 1A के अंदर किसी भी स्टेज पर कर सकता है, भले ही चार्ज फ्रेम हुई हो या चार्ज ना फ्रेम हुआ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 313 में कोर्ट कभी भी कर सकता है। 313 1A में। अब 1B क्या कह रहा है? शैल से शुरू हो रहा है, में इससे पहले में है, इसका मतलब डिस्क्रिएशन, शैल हो गया यानी कंपलसरी। आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड, यानी चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है जो प्रोसिक्यूशन है उसका एविडेंस आया, उनके विटनेसेस को भी कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया, लेकिन अभी अक्यूज से ये नहीं कहा है कि अपने डिफेंस में तुम क्या चीज दे रहे हो, किस गवाह को बुला रहे हो, अभी उससे ये नहीं कहा गया, अभी सिर्फ जो अभियोजन पक्ष है उसको सुना गया। have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case। तो अब उसके पास कोर्ट जो है जनरली उससे जो केस से जुड़ा हुआ जिसमें वो शामिल है, इन्वॉल्व पाया गया है, उससे क्वेश्चन उससे कर सकती है कोर्ट। अब यहाँ पे शैल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, शैल का मतलब कि यहाँ पे कंपलसरी हो गया। अब यहाँ पे कंपलसरी कब है? कि जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस जो है वो एग्जामिन हो जाए। अब लेकिन देखिए यहाँ पे ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी कब है? इसके शुरुआत ही में ये कहा जा रहा है कि टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, यानी तभी कंपलसरी है जब कोई ऐसा साक्ष्य, ऐसा कोई सबूत अभियुक्त के अगेंस्ट मिल रहा हो। अगर नहीं मिल रहा तो ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब है? किस केस में? जब किसी अभियुक्त के अगेंस्ट कोई एविडेंस मिल रहा है। जैसे भी हमने बताया, किसी व्यक्ति के घर में चोरी का सामान मिल गया, या कोई व्यक्ति के घर में बंदूक मिल गई, या किसी व्यक्ति की कार के अंदर कोई अपराध हुआ, तो अब ये तो उससे जुड़ा हुआ है, अब ये उसके अगेंस्ट मिल रहा है कि उसके कार में अपराध हुआ है, तो अब यहाँ पे सेक्शन 313 जो है ये कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ तब भी ध्यान में रख लीजिए कि अगर सेक्शन 313 के अंदर कोर्ट ने जो है एग्जामिन नहीं किया है तो ये ट्रायल को इनिशिएट नहीं कर सकता। यानी मतलब कि अगर इससे कन्विक्शन हो गया, 313 में एग्जामिन नहीं किया है, कन्विक्शन हो गया, अगर जो अभियुक्त है वो उससे प्रेजुडिस नहीं हुआ है, कहीं पे भी फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, यानी कहीं पे नाइंसाफ नहीं हुआ है, नाइंसाफी नहीं हुई है, उसके साथ कुछ प्रेजुडिस नहीं हुआ है, तो कन्विक्शन को सेट असाइड नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन सम्मन्स केसेस, ये ध्यान रखिए कि कई हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट है, लेकिन ये धारा 313 जो है ये हर तरह के प्रोसीजर में, हर तरह की प्रक्रिया में लगता है, हर न्यायालय की, चाहे वो सेशन कोर्ट की प्रक्रिया हो। और एक चीज़, हाँ इसमें और चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के पास, आपको हम ये चीज़ बता चुके हैं कि मजिस्ट्रेट के पास केस आता है,
कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है। मजिस्ट्रेट जो है वो कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो सपोज दैट कि मजिस्ट्रेट के पास कोई केस आया, मजिस्ट्रेट ने धारा 313 के अंदर किसी को एग्जामिन कर लिया, उसके बाद वो सेशन कोर्ट में भेज देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेशन जज के पास पावर नहीं है 313 में फिर से एग्जामिन करने का, वो फिर से एग्जामिन कर सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है 313 का, ये सब पे लागू होगा। कोर्ट ऑफ सेशन का हो, चाहे वारंट केस का केस हो, चाहे समन्स केस का केस हो, यहां तक कि समरी ट्रायल के ऊपर भी लागू होगा। अब इसका प्रोविजो कह रहा है दैट इन समन्स केस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस्ड विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इट मे आल्सो डिस्पेंस विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी। अगर 205 के अंदर कोर्ट ने जो है इनको छूट दिया हुआ है कि आप अपीयर ना हो, तो उनका जो एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, इट में ऑल्सो डिस्पेंस विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी। जो क्लॉज बी के अंदर जो उसका एग्जामिनेशन है वो उसको भी डिस्पेंस कर सकता है। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, ये जो 313 के अंदर जो बयान लिया जाता है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर इसको एविडेंस नहीं माना जाता है, ये एविडेंस नहीं है, इसलिए ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओथ एडमिनिस्टर नहीं करी जाती है, इस पे ओथ नहीं दिलाई जाती है। आगे अभी देखिए आएगा इसके अंदर, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज्ड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 1। उसके बाद आता है द अक्यूज्ड शैल नॉट render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them। अगर कोई अभियुक्त है 313 में न्यायालय उससे कुछ सवाल पूछती है, अगर वो खामोश रहता है या अगर कुछ गलत जवाब दे देता है, तो उसको उसके लिए कोई सजा नहीं हो जाएगी। यही चीज बता रहा था, accused shall not render himself liable to punishment, उसको किसी तरीके की सजा नहीं होगी। The answer given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry or trial, any other inquiry into or trial for any other offense। ये देखिए इसका सब सेक्शन 4 काफी इंपॉर्टेंट है, which such powers may tend to show he has committed। अब जितनी चीजें हमने बता दिया, उसके बाद जो आता है इसका सब सेक्शन 5, द कोर्ट में टेक द हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग द रिलेवेंट क्वेश्चन। तो ये चीज, जितनी चीज हमने सेक्शन 313 के अंदर बताया है, ये एक तरीके से कंसेप्चुअली भी है, इसको आप कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं, और इसको ये आपके लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना सफिशिएंट है। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि धारा 313 जो है कब पिक्चर में आती है, जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट मिल रहा हो, जहां आपके अगेंस्ट कुछ सबूत मिल रहे हो, तो धारा 313 तभी पिक्चर में आती है। कब आती है? जब ट्रायल शुरू हो गया हो। इसका 1A 1B 2 में डिफरेंस है। एक में तो कोर्ट कभी भी आपसे धारा 313 के अंदर, जैसे मान लीजिए आप ही के अगेंस्ट आप ही कोई अपराध में इन्वॉल्व हो गए, अक्यूज बन गए, तो उसमें एक ए में तो इसका जो है वो कहा गया है कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, कभी भी आपको एग्जामिन कर सकती है, चार्ज फ्रेम हुआ ना फ्रेम हुआ। लेकिन इसका जो बी है उसमें कहा गया है जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस एग्जामिन हो जाएंगे, उनके बाद आपको डिफेंस में आने से पहले जो है, आपके डिफेंस के आने से पहले जो है आपको इसमें एग्जामिन कर लिया जाएगा। तो जब कोई सबूत आपके अगेंस्ट मिलता है तब कोर्ट इस क्वेश्चंस को आपके पास रखता है। तो ये एक तरीके का थोड़ा सा इनफॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इसमें ओथ एडमिनिस्टर नहीं कर रही है, कोर्ट थोड़ा सा जानकारी लेती है, कलेक्ट करती है कि भाई किसी व्यक्ति को उसके अगेंस्ट जो है हम कोई इन्फ्रेंस ड्राइव करें, मतलब उसके अगेंस्ट कोई बात सोचें, तो इससे पहले उसको एक बार बुला के पूछ तो लें कि हमें क्या मामला रहा है यार, तुम्हारे अगेंस्ट इतना मामला निकला है, क्या करते रहो वहाँ पे